बच्चों हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे। छोटा सा टॉपिक बचा है सूडो ऑर्डर रिएक्शंस और टेम्परेचर डिपेंडेंट। वो हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर भी मैं सोच रही हूँ आज शुरू कर ले। आप लोग की बोर्ड की एग्जाम्स बच्चों मार्च या अप्रैल में होने हैं ना? यस मैम। है ना? तो लेट्स ट्राई कि अपना सिलेबस तब तक जो है हम लोग को फिनिश करना ही है बच्चों। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है? ओके मैम। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। उसका मतलब क्या है? सूडो का मतलब समझ लेना कि सूडो का मतलब होता है नकली, मतलब नकली। सूडो मीन्स नकली, ठीक है? अब देखो हुआ क्या, मैंने आप लोग को समझाया था ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। जैसे हमारे पास एक एस्टर है CH3COO C2H5 प्लस वाटर। ये एसिड की प्रेजेंस में एस्टर को जब भी हाइड्रोलाइज करते हैं तो क्या देता है बच्चों? एस्टर की हाइड्रोलाइसिस में क्या मिलता है? क्या मैम? एस्टर है, इसको हाइड्रोलाइज करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? अल्कोहल। ये एस्टर बनता है अल्कोहल और एसिड से। तो जब भी हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं ना तो हमको मिलता है एसिड, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। मैं एक बार ये नीचे लिख रही हूँ, समझ लो। मैं वापस फिर अपने टॉपिक पर आऊंगी। जैसे हमारे पास बच्चों ये एसिड होता है CH3COOH प्लस C2H5OH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड, और ये अल्कोहल है इथेनॉल। जब भी इन दोनों को हम रिएक्ट करवाते हैं ना, एसिड और अल्कोहल मिलकर बनाता है एस्टर। एस्टर क्या बनेगा? क्या करो, ये जो एसिड है ना इसका CH3 C डबल बॉन्ड O और ये C2H5 प्लस वाटर, इसको बोलते हैं एस्टर। इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूट फलों जैसी, मतलब जो जो खुशबू होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। इसको एस्टर कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से बनता है। इधर मैंने इथेनोइक एसिड लिया था और इथेनॉल लिया था, तो हमारा जो एस्टर बनेगा इसका और इसके कॉम्बिनेशन से, और वाटर का रिमूवल हो जाएगा H2O, ठीक है? वाटर का रिमूवल हो जाता है। और इसको पढ़ते कैसे? ये पीछे का इथाइल, 2 कार्बन है ना, तो इथाइल, और ये 2 कार्बन का है तो इथेनोएट। इथेनोएट, ठीक है? इसको कहते हैं एस्टर। ओके, गॉट इट? यस मैम। अब यही वाली चीज ना मैं ये मिटा रही हूँ बच्चों। मैं अपने टॉपिक पे वापस आ रही हूँ। देखो ये हमारा एस्टर है। जब भी एस्टर को भी हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो वापस हमको वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दे देता है, ठीक है? अब मैं आपको खुद से थोड़ा सा ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में वापस आई कम बैक। हमने ये डिस्कस किया था, मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन में, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आपस में आकर कंबाइन कर रहे हैं, वो हम बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी ना हमारी सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। जैसे इधर एक मॉलिक्यूल एस्टर का, एक मॉलिक्यूल वाटर का कंबाइन कर ये रिएक्शन अकर हो रहा है। तो इधर में मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2, करेक्ट? यस मैम। और ये मैं आपको खुद ही से बोल रही हूँ कि बेटा ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये हमने वाली चीज डिस्कस करी थी कि मॉलिक्यूलैरिटी इज ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना? और मॉलिक्यूलैरिटी एकदम थ्योरेटिकल चीज है। हम रिएक्शन को सिंपली देखकर बता सकते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी। जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं हम, है ना? कि वो ऑर्डर जो होता है, किसी भी रेट निकालना हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तो ऑर्डर हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं। अभी इसके अंदर आई राइट दिस डाउन। इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी इज 2, ओके? और ऑर्डर निकालने के लिए जब हमने एक्सपेरिमेंट किए तो हमने ये पाया कि रेट इज इक्वल टू K
है ना, ये लिखने की जगह सिंपली एस्टर ही लिख देते हैं यस मैम। और H2। ठीक है, रेट Yes, हमने ये ma'am. पाया, रेट इज इक्वल टू K एस्टर वाटर की मतलब इस केस में ऑर्डर कितना आया, 2 आया, क्योंकि एस्टर का रेज टू 1, वाटर का रेज टू 1, तो ऑर्डर हो गया 1 + 1 = 2। करेक्ट? Yes, sir. है ना? Yes, ma'am. ओके, अब इस केस में हुआ क्या, हमको मॉलिक्यूलैरिटी तो 2 दिख रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ठीक है, शुरू हमने एक मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, और वाटर तो अपना सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो हमेशा मतलब एक्सेस में प्रेजेंट होता है कि सॉल्वेंट अपना वाटर है, मतलब दिस इज द रिएक्शन मीडियम जिसके अंदर हम लोग रिएक्शन अगर कर रहे हैं। तो लेट्स से इसके 1000 मॉलिक्यूल थे शुरू में, हाँ, T इक्वल टू 0 पे, थोड़ी देर बाद T इक्वल टू आफ्टर सम टाइम, लेट्स से 5 मिनट्स, ये तो एक मॉलिक्यूल पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। इसका एक मॉलिक्यूल एक वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके 1000 में से एक चला गया, बच गए 999 मॉलिक्यूल। करेक्ट? Yes, ma'am. और ये भी एक बन गया और ये भी एक मॉलिक्यूल बन गया। अब हुआ क्या, अगर आप देखो, हम जो है रेट लॉ इक्वेशन लिख रहे हैं, मैम अगर आप सागर देखो कहता है रेट लॉ कि इक्वेशन के अंदर रेट डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर पे और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर पे, बट फर्स्ट ऑर्डर टेक्निकली वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हुई नहीं ना, 4 से 999, तो ये तो लगभग सेम ही तो है। तो Yes, एक ma'am. तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे First K कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग, concentration of ester is changing, yes, but concentration of water is also not changing, वो भी लगभग सेम ही है। तो हम लोग ये बोल देते हैं कि this water की concentration is a constant, तो हम लोग रेट को डिफाइन कर देते हैं K dash into एस्टर। Esther. आया समझ में कि ये Yes. रिएक्शन था तो सेकंड ऑर्डर, यहाँ पर आप देखो तो इसका ऑर्डर अपने को दिख रखा है 2, कि 2 होना चाहिए था ऑर्डर, ठीक है, बट क्योंकि जो मेरा वाटर है सॉल्वेंट, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम उसको एक तरह से कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन गया, तो इसको हम बोल देते हैं Pseudo order. मैम सागर कह रहा है रिएक्शन, मैम। फर्स्ट ऑर्डर हेलो। रिएक्शन। ओके, समझ में आया? Yes, सूडो ma'am. मतलब नकली, नॉट एक तरह से, Yes. मतलब निकल रहा है वो फर्स्ट ऑर्डर। हम लोग ने ये पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन होता है ना, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है वही उसका ऑर्डर होता है। करेक्ट? मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे ये वाली चीज दोबारा से बता रही हूँ। जैसे कोई रिएक्शन है A + B गिव्स C, तो हमने ये बोला कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो इसमें मॉलिक्यूलैरिटी 2, एक A का और एक B का कंबाइन करके C बना रहे हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी इज 2 और मैम रेट विल आल्सो बी इक्वल टू K हेलो। A B। कोई कुछ Hello. कह रहा है क्या? हेलो हेलो। मैम सागर कह रहा है कि मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा। सागर कह रहा है कि वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा। जी। अनम्यूट सागर का है? अच्छा, उसने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करना है। लोअर हैंड आस्क टू अनम्यूट है उसको। सागर एक बारी वापस एग्जिट करके दोबारा से ज्वाइन कर ले। तो जो भी एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं ना, एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर हमेशा ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलैरिटी, तो इधर ऑर्डर भी 2 ही आया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सागर, अभी तुम्हारी को सही है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं? यस मैम। गुड, चल शुरू कर। ठीक है, सो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शंस के अंदर ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी की वैल्यू बराबर होती है, हमेशा 95% केसेस में। लेकिन अगर ये समझ में आया था, है ना? यस मैम। है ना? तो लेकिन अगर ऐसा रिएक्शन हो जिसके अंदर
एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट ही है, ऑलमोस्ट वो चेंज नहीं ही हो रही है, तो उस केस में बच्चों आप वो हमारा इवन तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन इस केस में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। इस पर्टिकुलर केस में मॉलिक्यूलरिटी तो 2 थी, लेकिन ऑर्डर अपना बन गया 1। इसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मीनिंग समझ में आया? और ये Yes, फर्स्ट ma'am. ऑर्डर रिएक्शन है, तो अब इसके अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन थी K is equal to 2.303 by T log of A naught by A, ये वाली Yes. आप जो है वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दे दूं मैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अनदर एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है वो है सुक्रोज का। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस, सुक्रोज माने कि चीनी, ये सुक्रोज होता है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। अभी समझाती हूँ डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब। तो वाटर के अंदर ये C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 फ्रक्टोज, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, ये भी, ये वाला जो है लीवोरोटेटरी होता है। एक ना कुछ जैसे आइसोमर्स तो पता होंगे ना, आइसोमर्स होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना? याद है? आइसोमर्स पता होंगे। ऐसे ही एक अलग तरह के आइसोमर्स होते हैं, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं उनको। वो क्या करते हैं, उनकी ना जैसे एक प्लेन पोलराइज लाइट होती है, एक तो जैसे अपनी नॉर्मल लाइट है, आपके घर के अंदर आप बैठे हुए हो, ट्यूबलाइट की जो व्हाइट लाइट है वो छम से सब डायरेक्शन में जा रही होती है ना, वो ऐसे ऐसे करके सब डायरेक्शन में जाती है, उसको ऐसे करके बनाते होंगे आपके फिजिक्स के टीचर, जैसा व्हाइट लाइट कुछ बनाते होंगे, छम से सब डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन एक होती है एलईडी, नहीं एलईडी नहीं, क्या बोलते हैं वो, लेड वाली, क्या बोलते हैं जिसको बच्चे ऐसे करके, लेजर वाली, वो जो एकदम ऐसा प्लेन जैसे उसको काटा है तो वो सिंगल रेड कलर की डॉट सी बनती है दीवार पे, वो कहीं नहीं जाती सब जगह, है ना? ऐसी वो होती है प्लेन पोलराइज लाइट। डिटेल में भी स्टडी करूंगी, हैलो एल्केन्स वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज लाइट को। तो जब भी हम पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऐसे सॉल्यूशन से पास करते हैं कि वो प्लेन पोलराइज लाइट, जैसे सपोज ये थी प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे करके इस डायरेक्शन में, लेकिन किसी मैंने, ये मेरे पास बीकर है ना, किसी ऐसे सॉल्यूशन से पास करी, ऐसे केमिकल से पास करी जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मेरी इसके थ्रू पास करने से ना पीपीएल रोटेट हो जाती है। क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकती है, ऐसे करके भी हो सकती है। तो एक को हम जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, उस रोटेशन को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी बोल देते हैं। इतना सा मीनिंग है उसका बस, ठीक है? डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, आई विल टीच यू दिस, ठीक है? तो ये सुक्रोज है, ठीक है, C12H22O11 चीनी जो होती है अपनी, उसको जब हमने हाइड्रोलाइज किया, पानी के अंदर मिक्स किया, अगेन पानी जो है एक्स्ट्रा में बहुत सारा प्रेजेंट है, ठीक है? और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2, एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल। इसको हाइड्रोलाइज करने पर एक ग्लूकोज बना और एक फ्रक्टोज बना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6 C6H12O6। इसके अंदर लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। बायोमॉलिक्यूल्स है, ये क्वेश्चन जेई में आया था बहुत पहले। अरे सारे तुम लोग क्लासरूम नोट्स करके जाना, सारे जेई के क्वेश्चंस कर लोगे, आई प्रॉमिस, ठीक है? जितने भी नोट्स जो भी मैं बनाती हूँ वो इस तरह करके बनाती हूँ कि सारे के सारे जेई के नीट के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, ठीक है? ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज और ये वाली चीज बच्चों बायोमॉलिक्यूल्स करके चैप्टर है, उसका ना डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं आज सोच रही हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स खत्म होके ना, उस दिन बच्चे बोल रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने की सोच रही हूँ, ठीक है ना? ये चैप्टर छोटा सा ही बचा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने सोचा कि तुम लोग का 11th के अंदर कभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है, तो मैं हैलो एल्केन से शुरू करती हूँ। मतलब मैंने नहीं पढ़ाई ना, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि अभी नहीं पता है, थोड़ी बहुत आती है मैम, थोड़ी बहुत आती है, इसीलिए अच्छी बात है। तो मैं क्या करूंगी, 12th का टॉपिक शुरू करूंगी और साथ साथ में जो जो 11th का होगा ना उसके अंदर जो जो चीजें यूज हो रही होगी तो वो साथ साथ समझाती भी जाऊंगी, जैसे कि आप लोग की थोड़ी बहुत 11th की भी कवर होती जाए और 12th की आप लोग को स्कूल के स्कूल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प मिल जाए, है ना?
Yes, Yes, ma'am. जी चलो, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है। तो ये अपना मॉलिक्यूलरिटी 2 है। तो अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 है, मैंने बोला एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इधर ऑर्डर भी 2 ही होना चाहिए था। Yes, ma'am. लेकिन अगेन वाटर क्योंकि एक्सेस में प्रेजेंट है, तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है, तो दिस ऑल्सो बिकम्स सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इधर में मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो K डैश इंटू सुक्रोज C12H22O11। तो और इसको ना हम जो जैसे पुराना वाला था उसको बोलते थे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। जो पिछला वाला रिएक्शन लिखा था उसका नाम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जो सुक्रोज है ना उसको केन शुगर बोलते हैं। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया। ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो ही है, लेकिन लीवो फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है। तो ये जैसे अगर मानो कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, ऐसे ही बस प्लस बना दिया मैंने इसको, ये भी प्लस कर रहा है, ये वाला लीवो को माइनस बना दिया। लीवो रोटेशन बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट माइनस 92.5 डिग्री सेल्सियस, और ये प्लस 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्योंकि ये लीवो रोटेशन ज्यादा हो रही है, तो कोई सॉल्यूशन जो पहले डेक्स्ट्रो था वो इवेंचुअली सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के बाद वो लीवो रोटेटरी हो गया, है ना। जो मतलब ये पहले पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, अब ये पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगता है, क्योंकि लीवो रोटेशन जो नेगेटिव वाली है वो ज्यादा है, -90 के लगभग है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, -90 92 कुछ है, और यहाँ पे +51 कुछ है शायद। ठीक है, तो मैंने इसलिए +50 लिख दिया कि लगभग। तो इसलिए तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये भी हमारा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके मैम इसका क्वेश्चन था मेरे पास। हाँ, व्हाट्सएप करके तो ग्रुप पे। यस मैम। मैं देख भी लेती हूँ। ठीक है मैम, मैंने भी एक आरएनएस इक्वेशन वाला क्वेश्चन डाला है। आर्हीनियस इक्वेशन, मैं बस इसी के बाद अब यही वाला टॉपिक शुरू करने वाली हूँ, आर्हीनियस इक्वेशन वाला। मैम मैं इसके बाद भेजूंगा केन शुगर का क्वेश्चन। ठीक है, क्लास के बाद भेज देना, मैं उसका सोल्यूशन पेन पेपर पे लिख कर सेंड कर दूंगी। ठीक है, यस मैम। ओके, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टडी करते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन। कर दिया। सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों? यस मैम। अब हम एक नया टॉपिक समझने वाले हैं, जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, इसका क्या मतलब होता है? अभी देखो, जैसे कोयला है, आप ऐसा एक डिश लिया, उसके ऊपर कोयला रख दिया, खूब सारा कोल रख दिया, और कोल रखा हुआ है और साथ में एयर में बहुत सारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं वो कोयला इस कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, एयर में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आकर कार्बन से टकराएंगे। तो क्यों, तब जबकि कार्बन के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की कोलिजन तो हो रही है, पर तब भी कोयला अपने आप जलना शुरू नहीं करता है, हमको अलग से उसको मैचस्टिक से जलाना पड़ेगा, तभी वो कोयला बर्न होना शुरू करेगा, और उसके बाद सारा कोयला जल जाएगा। मतलब हमें उसको ना शुरू में एक्टिवेट करना पड़ता है, हमें शुरू में उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी वो बर्न करता है, अदरवाइज वो बर्न नहीं करता है। तो हमने जो शुरू में उसको एनर्जी प्रोवाइड करी, जिससे कि एक बार कोयला जलना शुरू हो, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मीनिंग समझ में आया? Yes, ma'am. एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब मीनिंग समझ में आया? अब देखो, इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। हुआ क्या, ये यहाँ पे लिख लेते हैं एनर्जी रिएक्टेंट्स की, और इधर लिख देते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ऐसे करके बना दे। ये है एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये है एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है? रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है?
यस ये Product- एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा। वेरी गुड। क्यों? प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक हुआ। ठीक है, अच्छा। और ऐसे ही एंडोथर्मिक का भी बना दूंगी अभी ग्राफ, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। अब समझो, रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, वो इस ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गुजरेगा, इस पीक के थ्रू। ये कोयला है हमारा, जिसकी अभी इतनी एनर्जी थी। कोयले के मॉलिक्यूल्स है, आपस में कार्बन है, उसमें एनर्जी प्रेजेंट थी। ठीक है, प्योर कार्बन मान के चलो, उसमें कुछ एनर्जी प्रेजेंट थी। उसको मिनिमम ये वाली ET थ्रेशहोल्ड एनर्जी, इसको बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। मिनिमम थ्रेशहोल्ड एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को, जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है, उसको मिनिमम यहां से लेके यहां तक इतनी एनर्जी चाहिए, इधर से लेके इस पीक तक, क्योंकि वो इसके थ्रू प्रोडक्ट बना रहा है। रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल को मैक्सिमम इतनी एनर्जी चाहिए जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो जब आप माचिस की तीली लगा के आपको सिर्फ 2 मिनट तक वो जला के रखनी पड़ती है, तभी वो जलना शुरू करता है। तो हमने जितनी एनर्जी दी, येलो कलर से बना रही हूँ, ये है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। हमने इसको, कोयले के पास, कार्बन के पास अपनी कुछ मिनिमम एनर्जी थी। हमने जब भी बर्निंग स्प्लिंटर, बर्निंग मैचस्टिक उसके पास लेकर आए, तो हमने उसको एक्टिवेशन एनर्जी दी। रिएक्टेंट्स की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, बराबर हो गई थ्रेशोल्ड एनर्जी के। थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी हो गई, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? थ्रेशोल्ड एनर्जी, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स Yes, ma'am. plus activation energy is equal to threshold energy। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए थी, सो दैट जब भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करे तो वो कोलिजन इफेक्टिव हो और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को मिनिमम एनर्जी चाहिए थी। मानो ऐसा करके समझो कि रिएक्टेंट की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है 10 जूल्स और उसको मिनिमम 50 जूल्स एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। तो आपको उसको जो एक्टिवेट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी? 40 जूल। 40, है ना? 40 जूल्स एनर्जी देनी पड़ी, तो अब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने जो 40 दी, दैट इज आवर एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है कि मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस so that collisions among the reactant molecules are effective and it is converted into product। समझ में आया? यस मैम। जल्दी से वाला फॉर्मूला लिखो, ग्राफ बनाओ। मैं एक बार दोबारा से थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन कर रही हूँ कि मिनिमम एनर्जी जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट possess so that the collisions are effective and it is converted into product। और एक्टिवेशन एनर्जी है एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट्स को हमें देनी पड़ेगी so that their energy becomes equal to threshold energy and successfully reactants products में convert हो जाए। ओके, Yes, ma'am. चलो ग्राफ बना लिया सबने? अब आगे बढ़ रही हूँ मैं। अब ये तो हमको एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये बोला टेम्परेचर डिपेंडेंट समझा रही हूँ अब एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। ठीक है, हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। अब इसमें क्या हो रहा है? हमने ना अभी तक हमको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ठीक है। हमको अभी लेकिन ये नहीं पता कि रेट कांस्टेंट, हमने बोला रेट कांस्टेंट किसी जो के है अपना, रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, के जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो के की वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है।
ठीक है, अब हुआ क्या, हमने ये बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो एक ना हमने टर्म डिफाइन कर दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। अभी रिलेटिव टर्म से बात चल रही है कि हमारे पास कोई एब्सोल्यूट फॉर्मूला नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी हम बस बोल रहे हैं, तो हमने बोला कि टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि जो रेट कांस्टेंट है एट T + 10 डिग्री सेल्सियस पर अपॉन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस पर। तो हमने ये बोला कि रेट कांस्टेंट ना टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये बोली कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मतलब अगर शुरू में मैंने रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया था, मैंने अगर 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया, 25 डिग्री से मैंने टेम्परेचर कर दिया 35 डिग्री, तो हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 to 3 टाइम्स हो जाएगी, डबल से ट्रिपल हो सकती है। तो वो जो डबल से ट्रिपल है उसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितने गुना बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला 25 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट इज के, और मैंने आपको डेटा दे दिया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 3, तो और उसके बाद मैंने पूछा अब आप मुझे बताओ कि 65 डिग्री सेल्सियस पर रेट कांस्टेंट कितना होगा। तो आप ऐसा टेबल बना लेना है और यहाँ पे लिखना 25 डिग्री सेल्सियस, फिर 10 बढ़ाते जाओ, 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस। हमने बोला इस पर तो रेट कांस्टेंट इज के, साथ में बोला टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 3, इसका मतलब T + 10 पर 25 से जब भी 35 डिग्री गया तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा अपना 3K। 35 से जब भी 45 गया तो 3 टाइम्स 3K यानी कि 9K। 45 से जब भी 55 गया तो 3 टाइम्स 9K यानी कि 27K, और जब भी इतना गया तो 3 टाइम्स 27K इज इक्वल टू 81K। ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। समझ में आया टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना? यस यस मैम। ये जो मैम। है ना बच्चों बहुत ही रिलेटिव टर्म्स में है कि 2 गुना भी बढ़ सकता है, 2.5 गुना भी बढ़ सकता है, 3 गुना भी बढ़ सकता है, बिल्कुल भी एक्यूरेट जैसा नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। तो हमको ना एक फॉर्मूला डिराइव करना है, अभी हम डेरिवेशन नहीं करनी, हमको फॉर्मूला डिराइव नहीं, मतलब दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन। वहां चलूं, आप लिख लिया सब लोगों ने टेम्परेचर कोफिशिएंट, समझ में आया? यस मैम। चल आर्हेनियस इक्वेशन समझते हैं। यस मैम, आर्हेनियस। आर्हेनियस इक्वेशन, उन्होंने बोला, आर्हेनियस जो साइंटिस्ट थे, कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई रेज टू माइनस EA अपॉन RT, वेयर A is the frequency factor, E तो अपना एक्सपोनेंशियल होता है, EA is the activation energy। मैम ये क्वेश्चन में आया था प्रीवियस। हाँ, ए किसको डिनोट करता है? ए आर्हेनियस कांस्टेंट भी बोलता है, इसके बहुत सारे नाम हैं ए के। ए को आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल सकते हो, आर्हेनियस कांस्टेंट भी बोल सकते हो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका भी ग्राफ समझाती हूँ, ग्राफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आई एम प्रीटी श्योर एक बारी में किसी को समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा ना दिमाग लगाना, ठीक है। अच्छा पहले मैं लिख दूं आर अपना गैस कांस्टेंट, ठीक है, और आर की जो वैल्यू है ना, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जूल्स में दे रखी हो तो 8.314 ले लेना, जो कि 25/3 ले लेना इजी कैलकुलेशन के लिए। अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरीज में दे रखी हो तो 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन वाली ले लेना, ठीक है, 1.98 होती है एग्जैक्ट आई थिंक, और फिर आप 2 लेकर अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये था, और T है अपना टेम्परेचर इन केल्विन। अभी इसका मीनिंग समझे, सबने ये लिख लिया? मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। यस मैम।
K is equal to A e raised to minus EA by RT. दोनों तरफ log ले लेते हैं, ln वाला ले रही हूँ, log to the base e वाला, तो ln K is equal to ln A e raised to minus EA by RT. तो ये बन जाएगा ln A plus log of A into B is log A plus log B. तो ln A plus ln e raised to minus EA by RT, और इसको फिर लिख देते हैं ln K is equal to ln A minus EA by RT. ये है ln के टर्म्स में, ln मतलब log to the base e. अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ग्राफ के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आ जाता है y is equal to mx plus c, तो इसका ग्राफ यहाँ पर ले लिया y एक्सिस पे ln के, और x एक्सिस पे ले लेंगे 1/t. देखो टेम्परेचर चेंज करना है, E और R तो अपने कांस्टेंट हो गए किसी भी रिएक्शन के लिए, तो 1/t लिया है x एक्सिस पे, t मत लेना है, एक ऑप्शन में वहां पर t दे रखा था, ग्राफ का क्वेश्चन आ रखा था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अंदर t लिख रखा था 1/t की जगह, तो वो वाली आप मिस्टेक मत करना। नेगेटिव स्लोप है तो ऐसे करके बना देते हैं, और y इंटरसेप्ट हो गया ln A, और ये थीटा, tan थीटा इज आवर स्लोप, जिसकी वैल्यू इज माइनस EA अपॉन R. डन। Yes, ma'am. जो A है हमारा वो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, जो कि बताता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितनी कोलिजन्स हो रही हैं, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है आपस में जो कोलाइड करे ना, कोलिजन, क्योंकि कोलाइड होंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा ना, तो कितनी कोलिजन्स हो रही हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ए हमको बताता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ए बताता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ई रेज़ टू माइनस EA बाय RT बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी कोलिजन्स अफेक्टिव हैं। कोलिजन अफेक्टिव होना मतलब एक बारी में ना, जैसे जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है, ये लिख लिया, मैम एक बार दोबारा बताना। हाँ, मैं वही बता रही हूँ, मैं ये सबने लिख लिया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा लूं। यस मैम। यस तो मैं कह ही रही थी, Yes, ma'am. यहाँ से कर, दो चीजें हैं, एक तो इधर हमने यूज किया है A, जिसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, और दूसरा है E रेज़ टू माइनस EA बाय RT। जो A है ना उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, आर्हीनियस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इसके तीन नाम है, लिख लो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आर्हीनियस कांस्टेंट। ये हमको बताता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है ना आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं। अब हुआ क्या, जैसे हम यही वाला एग्जांपल इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, C+O2 गिव्स CO2, ठीक है, अब हो क्या रहा है, कार्बन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से कोलाइड तो कर रहे हैं, इन अ सेकेंड, इन अ मिनट, मतलब जो होता है ना, लगभग 10⁻25 से लेकर 10⁻28 कोलिजन्स अकर हो रही होती हैं। यू कैन सी द नंबर इज टू बिग, 10⁻25 से लेकर 10⁻28, इतनी सारी कोलिजन्स हो रही होती है एक बारी में, बट ना ये सारी की सारी कोलिजन्स अफेक्टिव नहीं होती है, इनमें से कुछ ही कोलिजन्स अफेक्टिव होती है। कौन सी वाली कोलिजन्स अफेक्टिव होती है, वो वाली कोलिजन्स E raised to minus EA by RT, frequency of those molecules, ये बताता है हमारे को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी जब भी कोलिजन अकर कर रही है उनकी एनर्जी इज E to the power minus EA by RT, मतलब उनकी एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी से, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई है, मतलब एंड वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर कर वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। जो E रेज़ टू माइनस EA बाय RT है ना, वो बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा है,
अभी इसको और डिटेल में समझाएंगे, पर अभी इतने के लिए आप याद रखो कि ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे टोटल 1000 मॉलिक्यूल्स थे, 1000 में से 400 मॉलिक्यूल्स, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया 400 अपॉन 1000। उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी पार कर प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, इतना अभी के लिए याद रख लोगे। अभी इसको थोड़ी देर में ग्राफ बनाने वाली हूँ मैं। ये बताता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कितने सारे मॉलिक्यूल्स को लाइट कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, और ये बताता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी इज इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब समझो, एक यहाँ पर एक ग्राफ बचा, मैं वो भी बना दूं तो फिर मैं डायरेक्टली इसके ग्राफ पे चलती हूँ। क्या करना है मुझे, ये वाली दो इरेज, ये यहाँ से हटाया। अगर आपको याद हो, मैंने पिछली बारी क्लास में समझाया था कि ln x इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10x, है ना। तो ये वाली चीज मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA अपॉन RT, और इसको नेक्स्ट लाइन में ऐसे लिख लिया, log k is equal to log a minus EA upon 2.303 RT। ये हमारी बन गई मेन इक्वेशन। क्योंकि ln में हमको यूज करना अच्छा नहीं लगता ना, हम लोग हमेशा log टू द बेस 10 प्रेफर करते हैं, इसलिए ये वाली अपनी मेन इक्वेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। log k is equal to log a minus EA upon 2.303 RT। ओके, अच्छा इसका भी ग्राफ बना देती हूँ फटाफट से। ग्राफ के ऊपर बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों। इस चैप्टर में अगर आप नोटिस करोगे तो हमने काफी सारे ग्राफ्स बनाए हैं, प्रैक्टिस करना उनकी, ठीक है। और यहाँ पर फिर से ले लिया 1/t एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर log k, और ये बन गया ऐसे। इस बार स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस EA अपॉन 2.303 R। वेरी गुड। और अपना y इंटरसेप्ट हो गया log a। एक बार ना क्वेश्चन ही दे रखा था कि जो थीटा वाला एंगल है ना, नहीं क्वेश्चन ये दे रखा था कि अंदर वाला थीटा एंगल दे रखा था। क्वेश्चन दे रखा था अंदर वाला थीटा एंगल दे रखा था, पता नहीं 60 था कि 45 था, ऐसे कुछ था, ठीक है। 45 ले लेते, सॉल्व करना आसान रहेगा। 45 डिग्री ले लिया, और उन्होंने कहा था एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बताओ एट 300 केल्विन, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो उन्होंने बोला इधर अंदर वाला एंगल इज 45 डिग्री, और वो बोले कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बताओ एट 300 केल्विन, लेट्स से। तो बताओ, आप बता सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू एट 300 केल्विन? यस मैम। जल्दी से बताओ, जूल्स में बताओगे, कैलोरीज में बता दो, आर की वैल्यू 2 ले लो, कैलोरीज में बता दो। 4.6। 4.6 मैं भी चेक करती हूँ। सबको यहाँ पर ये वाली चीज समझ में आ गई, मैं मिटा लूं? यस मैम। ये मिटा लो, yes ठीक है। ma'am, तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो उधर हो गया tan 135 इज इक्वल टू माइनस EA बाई 2.303 RT, और tan 135 होता है -1, ये सबको पता है। tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। आई होप ये वाली चीज सबको पता हो। क्यों यस ऐसा मैम। होता है, ये माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट में चले गए ना, y तो पॉजिटिव ही है लेकिन x नेगेटिव हो गया, तो इसलिए मैम माइनस तो ठीक है है। मैम, स्लोप तो बस EA अपॉन 2.303 R है ना। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू tan थीटा ना, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा ना। मैम T कहाँ से है इसमें? ये लिख जो लिया आपने आपने। लिखा है। अच्छा सॉरी, ठीक है, ओके। tan 135 is equal to minus EA by 2.303 R, और -1 is equal to minus EA upon 2.3 कर लेते हैं इसको बस,
है ना, और इंटू 2, तो ये की वैल्यू आ गई अपनी 4.6 कैलोरीज। सिंपल है ना, Yes. नहीं सबको समझ में आया? अब ना ये वाली चीज में बोल रही थी ना, Yes, ma'am. ए और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और माइनस ए बाय आर टी, अब उसको एक ग्राफ से समझते हैं और ध्यान से समझना। हाँ, अब ये वाली चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पर समझ लोगे ना तो स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट वाला चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स के टीचर्स पढ़ाते हैं, सब में तुमको हेल्प मिलेगी अगर आप लोग को यहाँ पर समझ में आ जाएगा तो। वरना फिजिक्स के टीचर्स भी समझाते हैं ये वाली चीज को। आई थिंक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में समझाते हैं शायद, पता नहीं इसमें समझाते हैं। KTG. हाँ, केटीजी के अंदर, ठीक है ना। ये है मैंने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे ले रही हूँ मैं एनर्जी, ठीक है। नाउ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T1, ऐसे करके ग्राफ हमको मिला। सो हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के, वो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे उनकी एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो ER हमने लिखी वो एनर्जी, और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एक बात बताओ मुझे, दिस इज द पीक ऑफ द कर्व। Yes, ma'am. Yes, इसको ma'am. हम बोल सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। मतलब जो रिएक्टेंट्स की हमने ER लिखी थी ना, तो मैं ये कह रही हूँ कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव दिस मच एनर्जी। ये जो एनर्जी की वैल्यू, ऐसा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो मतलब 50% मॉलिक्यूल्स की इतनी एनर्जी होगी, ऐसे करके समझ लो कि ये जो एनर्जी की वैल्यू है 100, 200, ऐसे 400 मानो तो 400 जूल्स, 50% मॉलिक्यूल्स की 400 जूल्स एनर्जी है, ठीक है। और ये मैंने वैल्यू बोल दी एक्टिवेशन एनर्जी की। रिएक्टेंट की तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होती है ना, है ना, और इनमें में इतने मॉलिक्यूल्स की इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब 20% लगभग, ठीक है। ऐसा रैंडम सा ग्राफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। ये वैल्यूज तो मैंने अपने मन से लिख दिए 0.1, 0.2, 0.3। तो अगर ऐसे करके समझो कि 20% मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो 20% मॉलिक्यूल्स विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या ये वाली चीज समझ में आई कि ये वाली चीज दोबारा से रिपीट करूं? Yes. Once more, ma'am. यस मैम, एक बार कर देती हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया ना, वाई एक्सिस पे ले लिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया, और एक्स एक्सिस पे ले ली मैंने एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। मैंने बोला कि एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ER। उसको ना वो प्रोडक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब वो मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी अटेन कर ले। तो रिएक्टेंट्स को हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, और वो जो एनर्जी हमको देनी पड़ती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट, करेक्ट। Yes, Yes, ma'am. अब मैंने वाई एक्सिस पे बना लिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऐसा करते ये हटा देती हूँ, इससे ना कंफ्यूजन बढ़ेगा। यहाँ पर ना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बना दिए मैंने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पर एनर्जी बना दी। तो ऐसे करके समझ सकते हो कि इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की इतनी एनर्जी है, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एक तो इतनी एनर्जी भी है, और इसको आगे लेके चल जाओ तो इतनी एनर्जी भी है। इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की इतनी एनर्जी भी है और इतनी एनर्जी भी है। समझ में आ रहा है? इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और इधर एनर्जी है। ये चीज समझ में आई? Yes, 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 ma'am. ma'am. yes मैम। अब वो सिर्फ इतने से ही मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, जो शेडेड रीजन है। ये एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स है
दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की इतनी एनर्जी है और ये इनकी एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये वाली एनर्जी, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो इतना ही विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ अभी क्लियर है? यस मैम। ऐसे करके समझो, एक देश है, एक बड़ा सा देश है जिसमें 1 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, 1 लाख लोग रहते Yes, हैं, ma'am. और सबकी, मैंने बोला कि उनकी ना 100 लोग रहते हैं, 1 लाख नहीं लेते, 1 लाख इनकम ले लेते हैं। एक देश है जिसमें 100 लोग रहते हैं, ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये मैंने उनका इनकम का कर्व बना दिया कि उनके पास एक्चुअल वेल्थ कितनी है, उनके पास वेल्थ कितनी है। एक Yes, देश ma'am. है जिसमें 100 लोग रहते हैं और ये उनकी वेल्थ का कर्व है कि इतने 10% लोगों की वेल्थ है 2 लाख रुपए, 20% लोगों की वेल्थ है 3 लाख रुपए, 30% लोगों की वेल्थ है 4 लाख रुपए। ऐसा मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब 50% लोगों की वेल्थ है, ये इतने पे ले लो 10 लाख रुपए, 10 लाख, तो 10 उनकी लाख। वेल्थ इतनी है। ये एक देश के मैंने बनाया है, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि कितने परसेंट लोग, और ये उनकी वेल्थ का कर्व है, ठीक है, एट अ टेम्परेचर T1। और केमिस्ट्री में बोलो तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उनकी हम एनर्जी बता रहे हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है, और इतने ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इतने जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, which will result into the formation of product. This is at temperature T1, ठीक है। अब मैंने उनका टेम्परेचर बढ़ाया, लेट्स से नया टेम्परेचर है T2, टेम्परेचर बढ़ाया T2, तो हुआ क्या, सब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको एनर्जी मिली। उसको रिलेट करो कि 100 लोग हैं, ये उनकी एवरेज वेल्थ का कर्व है, मैंने हर किसी के अकाउंट में ना 10-10 लाख रुपए डाल दिए, तो सबकी ऑलमोस्ट वेल्थ बढ़ जाएगी ना। अभी एक के अकाउंट में सिर्फ लाख रुपए थे, उसका 10 लाख डालने से 11 लाख हो गए, जिसके अकाउंट में 5 लाख रुपए थे उसके में 15 लाख हो गए, सबकी वेल्थ बढ़ी। तो मतलब मैंने जब टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट दी, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सबकी एनर्जी बढ़ी, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ रही है ना, तो वो हम बना देते हैं, इसे पीले से बनाते हैं, हाँ, सबकी वेल्थ बढ़ी, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी, सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ी। अब देखो, दिस इज ग्राफ इज अ टेम्परेचर T2, सबकी एनर्जी बढ़ी, तो नया ग्राफ जो है वो, अभी देखो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की ये वाली एनर्जी हो गई ना, इसको हम बोल सकते हैं ना, यहाँ लिख रही हूँ, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर T2, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी एट T2 टेम्परेचर। ये चीज समझ में आया, सबकी एनर्जी बढ़ी, तो ग्राफ थोड़ा राइट को शिफ्ट हो गया, करेक्ट, Yes, ग्राफ ma'am. थोड़ा राइट को शिफ्ट हुआ, सबकी वेल्थ बढ़ रही है, सबकी एनर्जी बढ़ रही है, ग्राफ राइट को शिफ्ट हो गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम है ना, टोटल नंबर ऑफ लोग तो सेम है ना। अगर ये ग्राफ राइट में जा रहा है तो ये नीचे आना पड़ेगा ना, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व इज टोटल नंबर ऑफ पीपल ना, तो ये नीचे आएगा ना, करेक्ट है कि नहीं? Yes, तो ma'am. ये हमारा, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस। पहले इतनी थी सबकी, लगभग सबकी एवरेज एनर्जी इतनी थी, अभी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी हो गई, ठीक है, बट ये नीचे आ जाता है। नाउ लेसर नंबर ऑफ, मतलब लेसर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। इसके साथ समझो और हुआ क्या। अब ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी थी रिएक्टेंट के लिए, अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ गए ना जिनकी एनर्जी, इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, दिस इज वाज माय एक्टिवेशन एनर्जी, इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ गए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सारे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली, और अब ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। समझ में आया कि रिपीट करूं? ये टफ कॉन्सेप्ट है, मैं मान के चल रही हूँ, ये एकदम आसानी से समझ में नहीं आता है, बट कुछ कुछ क्लैरिटी हुई। Yes, ma'am. रिपीट करूं? Yes, ma'am. मैं कर, Ma'am, repeat.
हाँ मैं कर रही, ठीक है। थोड़ा बहुत तो अभी पुराना याद होगा ना, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना। इसमें मुझे Yes, पता है दो ma'am. चार तो छोड़ के ही चले गए होंगे, तो बकवास मतलब समझ में ही नहीं आया होगा, दो चार तो मुझे मैम लग आ रहा रहे हैं। है कम हुए हैं, है ना। चलो समझते हैं शुरू से, ठीक है। इनिशियली मेरा कर्व था ये व्हाइट वाला ग्राफ, दिस वाज माय कर्व इनिशियल, ठीक है। तो मेरे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इधर अपनी एनर्जी है एट अ टेम्परेचर T1, जब भी मेरा कुछ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो हमारा मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है ये, मतलब मान के चलो कि 60% 70% मॉलिक्यूल्स जो है ना, 100 में से 60 मॉलिक्यूल्स की इतनी एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गई मेरी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव दिस एनर्जी, ठीक है। और हमने तो यही कहा था कि हमको रिएक्टेंट्स की एनर्जी से मतलब नहीं है, हमको मतलब यह है कि किन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स e⁻⁻⁴ जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा होगी, ठीक है, जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा होगी, दे विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जो मैंने ब्लू से शेडेड कर रखा है ना, तो उतने वाले मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म द प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। अब हमने क्या किया, इसको रिलेट किया एक देश से। देश में 100 लोग हैं, उन सबकी कुछ एवरेज वेल्थ है, सबकी कुछ कुछ वेल्थ है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ लोग मतलब 50% 60% लोग की ये वेल्थ है। अब मैंने क्या किया, बाहर से अंदर पैसा डाला कंट्री के अंदर, मैंने हर किसी के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए डाल दिए, मतलब मैंने बाहर से हीट प्रोवाइड करी, जो मॉलिक्यूल्स थे ना उनको हीट एनर्जी मिल रही है। अभी ऐसा तो है नहीं किसी एक ही मॉलिक्यूल को हीट एनर्जी मिलेगी, सबको हीट एनर्जी मिलेगी। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी थी 10 जूल, उसकी 10 से 15 होगी। दूसरे की मॉलिक्यूल की हीट एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी थी 25 जूल, तो उसकी 25 से 30 होगी, 35 होगी, सबको हीट मिलेगी ना। तो सब मॉलिक्यूल्स की हीट एनर्जी बढ़ रही है, तो ऐसे करके जाएगा कर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसे करके जाएगा कर, तो ये हमारा T2 ग्रेटर दैन T1 है, हमने बताई। तो हुआ क्या, देखो सबको वेल्थ दे रहे हैं, तो पहले जो एवरेज वेल्थ 15 लाख रुपए थी, अब सबकी वेल्थ बढ़ गई, तो एवरेज वेल्थ इंक्रीज हो जाएगी ना, 20-25 लाख हो जाएगी ना, तो ये अपनी एवरेज वेल्थ हो गई। तो मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स विल इंक्रीज, तो ये यहाँ पर आया। ये Yes, वाली चीज ma'am. समझ में आई कि कर्व राइट में शिफ्ट हुआ, Yes, ma'am. सबकी एनर्जी बढ़ी। अब ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना जो एक्टिवेशन एनर्जी के पार आ जाएंगे, तो ये वाली चीज। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर आप हीट एनर्जी दे रहे हो, आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ा रहे हो, सब रिएक्टेंट्स को एनर्जी मिली। तो पहले सिर्फ 100 में से 10 मॉलिक्यूल्स ही थे जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा उनकी एनर्जी थी, अब 100 में से 20 मॉलिक्यूल्स हो गए जिनकी एनर्जी ये से ज्यादा है, तो दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट। ओके, Yes, ma'am. अब मैं इसको ओके मान रही हूँ, आई होप सबको समझ में आ गया। इसके ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ Yes, बच्चों। ma'am. हमने एक इक्वेशन लिखी थी, log k is equal to log a minus EA upon 2.303 RT1, ठीक है। लेट्स से एट टेम्परेचर T1 हमारा रेट कांस्टेंट है K1। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर चेंज करने पर टेम्परेचर T1 से T2 किया, तो रेट कांस्टेंट K1 से K2 हो गया। तो log K2 is equal to log A minus EA upon 2.303 RT2। हमेशा आपकी वाली चीज याद रखोगे, अनलेस स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, हम ये मानकर चलते हैं किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू और जो अर्हीनियस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। Yes, E ma'am. और A अपने कांस्टेंट रहते हैं, वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करते हैं। हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पर केवल K1 से K2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, 2 - 1 कर दो, तो log K2 minus log K1 is equal to, ये log कट जाएगा, और minus EA upon 2.303 RT2
माइनस माइनस प्लस EA अपॉन 2.303 RT1। और इसको अब सॉल्व कर देते हैं। log a माइनस log b इज इक्वल टू log a by b। तो log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। तो log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। ये अपना एक नया फॉर्मूला बन गया जिसको आपको याद रखना है। कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से लिखो, फिर मैं इस पे क्वेश्चन दे रही हूँ। Yeah. Rate constant at 500 Kelvin and 700 Kelvin is equal to 0.02 and 0.07 second inverse. 0.02 and 0.07 second inverse. Calculate EA and A. Calculate EA and A. तो जल्दी से ट्राई करो। मैम R की वैल्यू क्या लेनी? 8.314 ले लो। मैम कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, चलो। मैम कितनी EA की वैल्यू? फाइंड आउट करनी है एक्टिवेशन एनर्जी और अर्हीनियस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। मैम R की सॉरी R की ले लो 8.314, लगभग 25/3 8.314 को। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ log 3.5 की वैल्यू है 0.5441। 0.5441। मैं भी सॉल्व कर रही हूँ, आप लोग कॉपी में सॉल्व करो। मैं तो खुद से सॉल्व कर रही हूँ, एक बार खुद से ट्राई करना। हाँ, मैम 172.5 जूल्स। ये log ऑफ 3.5 को मैं 0.54 लिख रही हूँ इज इक्वल टू EA। मैम 172 अप्रोक्सीमेटली। आंसर है 18 किलो जूल्स पर मोल। 18 किलो जूल्स, 18 पॉइंट एग्जैक्ट है 18.23 किलो जूल्स। और अब इसको काट देते हैं। 100 से 100 कट गया, ये 2 से 2.3 काट दो और कुछ कर सकता है तो 0.54 into 7 into 500 अपॉन into 25 भी है अपॉन 3 से गया तो 3 पॉइंट से गया 3 बन जा 3 to carry 0.18 7 5 35
अच्छा चलिए सॉल्व कर लेना। इसके एग्जैक्ट वैल्यू 18.23 आ रही है किलो जूल, मुझे लग रहा है आ जाएगी। 17 पॉइंट आ रही। बाकी ना ऑप्शंस होंगी ना ABCD, उसमें से कर लेना, टिक कर लेना, ठीक है। 7 Yes. 5 35 है, 35 into 25 कितना हुआ? 35 into 25 700, पता नहीं कितना होगा, 100 पता नहीं, मैंने करी कैलकुलेशन, ठीक है। इसको 25, इसको 0.18 को ले लो, 20 ले लो, 0.2 कर लो, इसको ऐसा करो, कर दूं यहाँ पे सॉल्व कर दूं क्या? अरे सॉरी मिट गया, वापस करूं क्या? नो सबने मैम, लिख दिया था? हाँ लिख दिया। मैम वापस कर दो। कर दिया, कर दिया, ठीक है। और ये कैलकुलेशन कर दूं क्या? अप्रोक्सीमेशन करके भी आंसर निकल जाता है। 0.18 मैम ऊपर का नहीं दिख रहा है मैम। 20/100 और 7 into 500 और नीचे था, नीचे कुछ नहीं, तो ये 2 0 ये काट दिए। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, 700 25, 35 3 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 3 70, 17,500 के लगभग आया मेरा इतना जूल्स। मैं भी ऑप्शन के अंदर 18 वाला टिक कर लेना, मतलब जो नियरेस्ट ज्यादा दिखता है, और ज्यादा ही एकदम नियरेस्ट हुए कितना पास पास दे रखा है, फिर पूरी कैलकुलेशन कर लेना। मैम ऊपर का नहीं दिख रहा है मैम। ऊपर का नहीं दिख रहा? ऊपर वैसे क्वेश्चन ही लिखा है। मैम ए की वैल्यू 2.6 आ रही। ए की वैल्यू है, आपको एंटी लॉग वगैरह लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ए की वैल्यू 1.6 है। ए की वैल्यू निकल गई। ए की वैल्यू आप जो है नेक्स्ट उसमें लिख दोगे। मैं नेक्स्ट पार्ट पे चल रही हूँ बच्चों। हमारे पास ये भी एक इक्वेशन होती है, log a इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, और कोई भी एक ले लो। अगर हम ले लें log, कौन सा वाला ले, k की वैल्यू अगर हम लोग ले लें लॉग वाली ले लेते हैं। लॉग ए की वैल्यू आ रही है 1.2 कुछ। 1.6 बच्चों बुक में एग्जैक्ट दे रखी है, उसमें एंटी लॉग है ना, तो आपको कुछ ना कुछ जो है क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज दे रखी होगी अच्छे से सॉल्व करने के लिए। माइनस ये की वैल्यू थी 18 इंटू 1000 कर लो, की थी 2.3, ये 8.314 को 25/3 कर लो, और 0.02 कौन से वाले टेम्परेचर पे थी? 500 केल्विन। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे, ए की वैल्यू निकल जाएगी। बच्चों कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, मेन चीज वो है। यस मैम। आगे बढ़ लूं, लास्ट टॉपिक है। मैं सोच रही थी आज मैं चैप्टर खत्म हो, मैं आज ही हैलो एल्केन्स भी शुरू करने की सोच रही थी। अगर आप लोग किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, अब हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में समझा। कोई भी रिएक्शन नहीं, कोई भी कोलिजन अफेक्टिव होने के लिए 2 पैरामीटर्स है, ठीक है। रिएक्टेंट देखो, एयर में कार्बन है, एयर में ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन कोयले को सोच लो, ठीक है। और मैं प्योर कार्बन की बात कर रही हूँ, ये मत बोलना कि मैम कोयले में तो सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ प्योर कार्बन की बात कर रही हूँ कि C+O2 CO2 वाली चीज, ठीक है। अभी हमारे पास खूब सारी कोलिजन्स तो हो रही है, कार्बन की भी ऑक्सीजन की भी। मैंने बोला कि कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। 2 पैरामीटर्स हैं हमारे जो जज करते हैं कि कोलिजन इफेक्टिव होगी या नहीं होगी। पहला पैरामीटर इज एनर्जी बैरियर या एनर्जी फैक्टर, जिसको हमने स्टडी कर लिया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो कोलिजन इफेक्टिव होगी। दूसरा इज ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ आ रहे हैं उनकी ओरिएंटेशन भी परफेक्ट होनी चाहिए। फिर से वही वाली बात कि एक बारी में ना पर सेकेंड 10⁻25 से लेके 10⁻28 कोलिजन्स हो रही हैं। अगर ये कोलिजन्स इफेक्टिव होती तो धरती पे, अर्थ पे जितना भी कोयला, जितना भी पेट्रोल था वो साफ सारा खत्म हो जाता। बट कोलिजन इफेक्टिव नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती है, पहला पॉइंट।
दूसरा उनकी ओरिएंटेशन भी परफेक्ट होनी चाहिए। अब ओरिएंटेशन परफेक्ट होने का क्या मतलब है? जैसे हमारे पास है H2 और I2 कंबाइन करके HI बनाए। H2 को हम ऐसे बना लेते हैं HH और I को ऐसे बना लेते हैं I। तो एक H दूसरे I2 के पास आया तो ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये वाला टूटेगा और HI अलग हो जाएगा। इधर तो ओरिएंटेशन परफेक्ट है, बट अगर ऐसे करके आ जाए H2 I2 के पास है तो ओरिएंटेशन परफेक्ट है ही नहीं। ये H2 इससे तो एकदम वो किसके साथ कंबाइन, बॉन्ड टूटेगा कैसे? तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकती ओरिएंटेशन। ये वाली ओरिएंटेशन गलत है, ये वाली ओरिएंटेशन परफेक्ट है। तो ऐसे ही एक ऐसे बना देती हूँ H2I2। अभी इन दोनों पास आए तभी भी ओरिएंटेशन परफेक्ट नहीं है, कोलिजन इफेक्टिव होगी ही नहीं। तो कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, एक एनर्जी और ओरिएंटेशन। Reactant molecules must gain activation energy जिससे कि वो थ्रेशोल्ड वाली को पार कर जाए और रिएक्शन फटाक से अकर कर जाए। डन? Yes, done. सबको समझ में आया? अब एक आध कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दूं, ठीक है? Yes, madam. मेरे अपने क्वेश्चन है मतलब। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और इधर ये है एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी के सिमिलर एक और ग्राफ बनाती हूँ। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी है ये, और इधर ये 1 लिख देती हूँ, ये 2 लिख देती हूँ। ये जो ER की वैल्यू है ये भी ER की वैल्यू सेम मान लो, EP सेम मान लो। मतलब मेरा फोकस ये है, EA2 इज ग्रेटर देन EA1। बताओ कौन सा वाला रिएक्शन स्लो होगा, फर्स्ट या सेकंड? कौन सा वाला फास्ट होगा, कौन सा वाला स्लो होगा? बताओ क्यों? मैं आपसे पूछा कि दिस इज माय रिएक्शन 1, R gives products, this is my reaction 2, R gives products, ठीक है? तो कौन सा वाला रिएक्शन, इसको मैं एग्जांपल से ऐसे लिख देती हूँ, एग्जैक्ट एग्जांपल देने के लिए। तो इसका लिख देती हूँ, यहाँ पर है 2NO plus O2 gives 2NO2, और इसके लिए लिख देती हूँ 2CO plus O2 gives 2CO2। The reactions appear similar. NOCO O2 से कंबाइन कर NO2CO2 बना रहे हैं। एक के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ये है, एक में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू वो है। कौन सा वाला स्लो होगा, कौन सा वाला फास्ट होगा, एंड व्हाई? वो वाला स्लो होगा, CO वाला, स्लो Yes, होगा ma'am. क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिविटी ज्यादा है। क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है मैम। वेरी गुड, ये वाला होगा स्लो, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो दिस विल बी स्लो। इसके अंदर बहुत ही कम एनर्जी देनी है, फटक से NO2 बना लेगा, तो ये वाला फास्ट। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. एक Yes, और ma'am. दो क्वेश्चन Yes, ma'am. बताना, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बताना, कौन सा वाला एंडोथर्मिक है, कौन सा वाला एक्सोथर्मिक है। दोनों एक्सोथर्मिक। एक और बना रही ना। अच्छा, एनर्जी है और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक बार बना दिया ऐसे, ER से EP, और एक दूसरा येलो से बना देती हूँ। येलो नहीं, इधर उल्टा करना पड़ेगा ना। एंडोथर्मिक। ER EP, और यहाँ पर भी इधर ये एनर्जी और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट। बताओ ब्लू वाला कौन सा एंडो एक्सो, येलो वाला कौन सा एंडो एक्सो? येलो वाला एंडो। येलो वाला एंडो,
Yes, ma'am. तो और ब्लू वाला Exo. Exothermic. थर्मिक, और ये एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक अच्छा नहीं दिखाई आया? क्लियर, समझ में आया? क्यों ऐसा, क्यों? क्या कोई बच्चा, किसी को डाउट है? यहाँ पर समझो, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है। रिएक्टेंट्स को एनर्जी गेन करनी पड़ेगी प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, तो एनर्जी गेन करे रिएक्टेंट्स, तब प्रोडक्ट्स बना रहे, तो एंडोथर्मिक। और Yes, यहाँ ma'am. पर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की कम है, तो जब भी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, Release करेगा. तो एक्सो। ठीक है Yes, ma'am. है ना? और एक्टिवेशन एनर्जी, ऑल्दो मतलब थोड़ा सा वेग हो गया, लेकिन यहाँ पर कितनी सारी है, यहाँ पर कम। ठीक है, बट फिर वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करता है। ठीक है, अब दिस इज खत्म बेटा। आई आपको वो वाली चीज ये मैंने पढ़ाई नहीं अभी, उसमें थर्मोडायनामिक्स में कहीं इसके ऊपर तो नहीं था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस। मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ रखा था इससे क्वेश्चन, एंट्रोपी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उन्होंने वो कर रखा था रिलेट। हाँ, तो उसके अंदर अगर एंट्रोपी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिलेट कर रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से तुम यहाँ पहुंच जाना डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, या फिर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। डेल्टा एस इज इक्वल टू डीई अपॉन डीटी लिखा था। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या लिखा था? डीई अपॉन डी अपॉन dt, वो इससे ही लिया होगा, इसको इक्विलिब्रियम बोलकर जीरो कर दिया होगा, और डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी कर दिया होगा। वो यहाँ पे सबको नजर नहीं आ रहा होगा, हल्का कलर है, एक सेकंड ना, मैं लिख के बताती हूँ। कुछ ऐसा होता है बेटा, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वेयर एच इज द एंथैल्पी चेंज, और कहीं पर एच की जगह ई भी लिखा होता है। इन्होंने चाहे डेल्टा जी को जीरो किया होगा, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, या डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, और अगर स्मॉल वैल्यूज के लिए हो तो डी एस इज इक्वल टू डी एच बाई टी, या h की जगह उन्होंने e लिख दिया, तो dh इज इक्वल टू डी बाई टी। आप मेरे को क्वेश्चन भेज देना, थोड़ा बहुत ऐसे मैंने बता दिया कि डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है तभी। ठीक है, मैम उससे लिखा है इन्होंने टेम्परेचर कोफिशिएंट डीई नॉट अपॉन डीटी। तो क्वेश्चन भेजते हो? मुझे यस मैम क्वेश्चन याद आ रहा है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा थोड़ा Yes, याद है। ठीक है, तो भेज देना, मैं सॉल्व कर, ठीक है, उसमें एक्सप्लेनेशन लिख दूँ। चलो एक बारी इस पर भी फोकस कर लेते हैं। तो ठीक है, हुआ वो क्वेश्चन क्यों नहीं नजर आ रहा? लिख लिया था? सब अड्डू कर दो आप एक बार। अच्छा चलो, व्हाट इज द एक्टिविटी फॉर अ रिएक्शन अगर रेट डबल हो रहा है व्हेन द टेम्परेचर मेरा नेट फ्रॉम 20 टू मेरा नेट साथ नहीं दे रहा। क्या क्या हुआ? चल नहीं रहा, बस हंसी आई। चलो अच्छा, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन, रेट डबल हो रहा है, रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है? के पे। तो इन्होंने सिंपली हमको पहले ही बता दिया कि हम लोग ऐसा वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, हाँ, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये K2 बाई K1 है ना, रेट अपना डबल हो गया, तो हम लोग सिंपली log 2 लिख सकते हैं। ठीक है, K2 बाई K1 हो गया 2, EA हमको निकालना है 2.303, R की वैल्यू 8.314 उन्होंने बोली है, 8.314 इंटू 20 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन हो गया? 283, ये हो गया 283 केल्विन, 93 ये हो गया 285 टू 9 है नहीं, ये तो 93 है ना,
और ये हो गया 298 308 केल्विन। तो T2 माइनस T1 तो डायरेक्टली लिख देती हूँ 15 अपॉन 293 इंटू 308। आया समझ में? यस मैम। जल्दी से कर लो प्लीज, इसका आंसर जल्दी से निकालो, लगभग निकाल लेना, हाँ पूरा मत सॉल्व करना। log 2 की वैल्यू होती है 0.301। आई होप ये वाली आपको याद हो, यस मैम। है ना? तो 0.3 और ये कट जाएगा 0.15 90। मैं एग्जैक्ट आंसर बता रही हूँ, आप लोग कैलकुलेशंस कर लोगे, ठीक है? सिंपल मैथ Yes, ma'am. आप लोग कर लोगे। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा मेरा आ रहा 28 किलो जूल। हाँ तो 28 किलो जूल आ रहा है ना, तो 34 पे क्लिक कर लेना, ज्यादा उसके पास है, ठीक है? एक और क्वेश्चन कर ले। यस मैम। सबको समझ में आ गया बच्चों? कुछ डाउट तो नहीं? क्या किसी को चाहिए मैं कैलकुलेशन करूं? No, ma'am. नो No, ma'am. ओके चलो ये वाला बताओ 2012 का। मैम ऑप्शन तो आपने पहले से लिखे होते थे। वो लिखी तो अपनी कन्वीनियंस के लिए होती है ना, फिर उस टाइम जैसे उसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी थी मैम इसलिए। हल्का जूम कर दिया करो ना, ताकि करेक्ट ना दिखे। ये ओके चलो अभी कर। Rate is doubled if the temperature increased, the rate of the reaction will become 9. मैम 2 पावर 9 2 पावर 9 यानी 512 टाइम्स। 512 टाइम्स बिल्कुल करेक्ट। 2 2 2 2 9। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट इज डबल्ड, ठीक है? तो 10 डिग्री सेल्सियस पर हमने मान लिया रेट के, तो टेबल बना लेते हैं। 10 20 30 10 20 30 40 50 60 70 80 60 70 बाप रे 80 90 100। 9 यहाँ बार पर ये, यहाँ 2 के, यहाँ 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 raised to 4 2 raised to 5 2 raised to 6 2 raised to 7 8 2 raised to 9 512 512 टाइम्स और के क्लियर बच्चों? सिंपल Yes, क्वेश्चन होते हैं इसके, थोड़ी सी Yes, ma'am. कैलकुलेशन करनी पड़ती है आप लोगों को, ठीक है? बट द क्वेश्चंस आर प्रीटी सिंपल। चलो आज की क्लास हम ओवर कर रहे हैं, कल आई विल Yes, ma'am. स्टार्ट हैलो एल्केन्स वाला चैप्टर। थोड़ा सा हैलो जितना आप लोग को पुरानी 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत रिवाइज कर आना, साथ साथ मैं समझाती भी रहूंगी जो भी 11th के टॉपिक्स आते जाएंगे, ठीक है बच्चों? Yes, Yes. ma'am.